हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नोटबुक आईएएस। नोटबुक आईएएस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जो मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत आज की जो क्लासेस है हमारी वो सेकंड स्टेप यानी द्वितीय चरण में जाती है। और द्वितीय चरण जिसे उग्रवादी काल भी कहा जाता है, कब से कब है तो इसे हम लोग पढ़ेंगे 1905 से 1915 तक, जिसमें कौन कौन से मुख्य कार्य रहे थे, क्या क्या घटनाएं हुई थी देश में, इन सबों की चर्चा करेंगे हम लोग और जानेंगे कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस इससे बनते हैं। तो ठीक है, चलिए आइए आज की क्लास की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं आज की क्लासेस। तो उग्रवाद का काल, उग्रवादी चरण 1905 से 1915 तक। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक नया यानी उग्र यानी राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि, राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत एक ग्रुप आगे आता है जिसे उग्रवाद का नाम दिया जाता है, जो स्वभाव से राष्ट्रवादी थे। ठीक है, तो इसमें हम लोग सूरत विभाजन से लेकर कैसे गरम दल और नरम दल की में आपस में जो है मतभेद होती है, दो गुटों में बंटता है कांग्रेस, इन सब की चर्चा करेंगे हम लोग। तो जानेंगे कि उग्रवादी उग्र क्यों थे। पहले तो ये जो है नरम दलीय, जो नरम पंथी थे, नरम दल वाले जो लोग थे, उनकी भावनाओं के से अलग हटकर ये सोचते थे और ये चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स जो हैं ये जानते थे कि ये अनुनय विनय की पद्धति पे से मानने वाले नहीं हैं, इनके खिलाफ आवाज उठानी ही पड़ेगी। इस क्रम में ये उग्र स्वभाव के हैं और ये उग्रता भरी जो कार्य हैं ये करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे उग्रवादी दल, जो उग्र दल के जो नेता थे वो कौन थे। तो उग्र दल के नेता में हम लोग लाल, बाल, पाल और अरविंद घोष जी को जानते हैं। लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, और जो लाल, बाल, पाल बिपिन चंद्र पाल, और एक प्रोमिनेंट लीडर जो रहते हैं वो अरविंद घोष जी रहते हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। 1885 से 1905 तक का जो टाइम रहता है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर कांग्रेस के उदारवादी दल के हाथ में थी, नरम पंथी दल के हाथ में था, जो कल की क्लास में हम लोगों ने जाना है। 1905 से लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा चरण प्रारंभ होता है और जिसमें उग्रवादी युग की जो युग है, जिसे उग्रवादी युग की संज्ञा जो है दी जाती है। तो देखेंगे हम लोग कि जब ब्रिटिश जो है साम्राज्यवाद का वरदान मांगने वाले जो है उनकी न्यायप्रियता में अटूट विश्वास रखते हैं, जो नरमपंथी लोग हैं जो हैं वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रति, वरदान के प्रति जो है उनकी आस्था बनी रहती है कि ये हमारी जो है अनुनय विनय की पद्धति को मान लेंगे। और ये नहीं मानते हैं तब जो इनका अटूट प्रेम, आस्था, विश्वास धराशायी हो जाता है। तब एक कांग्रेस में नया तरुण वर्ग का उदय होता है और ये जो है प्रार्थना के बदले संघर्ष। क्या है, उग्रवादी दल के जो नेता हैं उनका मोटो रहता है प्रार्थना के बदले में संघर्ष। मार्ग अपनाने के लिए आतुर थे और जिनमें उग्रवादी दल के नेता प्रमुख थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एवं अरविंद घोष। ठीक है, गरम दल के नेता में आप देखिएगा लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष जी हैं। ये जो है लाल, बाल, पाल जो बोला जाता है, ये तीनों गरम दल या उग्रवादी के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। ठीक है, इन नेताओं का मानना था कि सरकार पर दबाव डालकर ही अधिकार को पाया जा सकता है। ठीक है, कांग्रेस के अंदर अब युवा वर्ग की संख्या जो है बढ़ने लगती है, धीरे धीरे युवाओं का जो है रुझान कांग्रेस में बढ़ने लगता है और इस क्रम में आप देखिएगा कि अत्यधिक मात्रा में युवा कांग्रेस से जो है जुड़ने लगे हैं। ठीक है, जल्द से जल्द स्वराज और स्वतंत्रता, जो युवा वर्ग था वो जल्द से जल्द स्वतंत्रता चाहता था, स्वराज की कामना करता था, स्वराज चाहता था। और इस स्वराज और स्वतंत्रता प्राप्ति के क्रम में जो है ये
अनुनय विनय की पद्धति न मानकर ये चाहते थे कि जानते थे कि सरकार पे दबाव बना करके ही अपना अधिकार कायम किया जा सकता है। कांग्रेस जो दो दल, एक शांतिमय ढंग से सरकार का सक्रिय विरोध करना चाहता है तो दूसरा क्रांति का मार्ग अपनाना चाहता था। ठीक है, ये आपके लाल बाल पाल जो उग्रवाद के 3 स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं, ये हैं लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक जी। तो भारतीय राष्ट्रवाद में जो है क्यों उग्रवाद या जो चरमपंथी लोग का प्रभुत्व क्यों बढ़ा? तो इस टाइम जो है अंग्रेजी साम्राज्य की जो प्रवृत्ति थी, प्रकृति थी, अनसुनी कर देना और पीछे से चली आ रही कितनी सारी घटनाएं, जिस पे जब भी रिजल्ट आता था, कानून आता था, भारतीय के हित में ना आकर ब्रिटिश सत्ता के पक्ष में आता था, ये जो नेचर रही थी ये उग्रता भरने में कामयाब हुई थी। बढ़ते पश्चिमीकरण, युवाओं को पता था कि हमारे देश में पश्चिमीकरण का प्रभुत्व बढ़ रहा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, आप देखिएगा कि जिस क्रम में इधर युवा वर्ग नेतृत्व में आते हैं उस समय दूसरे देशों में जापान, एक तरफ जापान में युद्ध होता दिखेगा आपको। जापान का जो है उसी कुछ लगभग टाइम पीरियड में आप देखिएगा कि जापान जो है पश्चिमीकरण को, पश्चिमी को पछाड़कर अपना देश, अपना एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप वाला देश बन के उभरता है, जो भारतीयों के मन में ये आशा डाल देता है कि ब्रिटिश सूरज का अंत होगा और निश्चय ही होगा। ठीक है, फिर देखिएगा कांग्रेस की उपलब्धियों से असंतोष दिखेगा आपको कि कांग्रेस की जो इतने दिन से चली आ रही उपलब्धि थी उसमें कुछ फल नहीं मिला, जिससे वे संतुष्टि से नहीं, वो संतोष प्रद नहीं फील कर पा रहे थे। उन्हें लगता था अभी तक कुछ कांग्रेस की स्थापना होने से अभी तक कुछ जो इनके नेताओं द्वारा मांग की गई वो मिला नहीं, तो ये लाभप्रद सिद्ध नहीं होता है। और जो लगातार भारत की बिगड़ती आर्थिक स्थिति रही थी, अकाल पड़ रहे थे, सूखा हो रहा था और पीछे भू राजस्व की पद्धतियाँ, मुक्त व्यापार, ये सब जो कर बैकग्राउंड में चला आ रहा था, ये सब भारत की जो है स्थिति को बिगाड़ दिया था। तो युवाओं में ये सब कारण रहे थे कुछ जो आक्रोश पैदा करता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरण में एक उग्रवादी तो दूसरी ओर जो है क्रांतिकारी आंदोलन चलाए गए थे। दोनों का एकमात्र उद्देश्य था ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना और पूर्ण स्वराज की प्राप्ति। एक तरफ उग्रवादी जो विचारधारा के लोग थे वो बहिष्कार आंदोलन को आधार बनाकर लड़ रहे थे, तो दूसरी ओर क्रांतिकारी विचारधारा के जो लोग हैं वो बम बारूद हथियार में विश्वास रख रहे थे। ठीक है, जहां एक और उग्रवादी जो है शांतिपूर्ण तरीके से राजनीतिक आंदोलन, जो उदारवादी लोग थे वो शांतिपूर्ण आंदोलन में विश्वास कर रहे थे, वहीं क्रांतिकारी अंग्रेजों को भारत से भगाने में शक्ति और हिंसा का उपयोग करने में भी नाम मात्र नहीं चूक रहे थे। भारत में जो है उग्र राष्ट्रवाद के जो उदय होता है उसमें कुछ महत्वपूर्ण कारक रहे हैं जिन्होंने भूमिका निभाया है, जिन्होंने उग्र राष्ट्रवाद का जो है पृष्ठभूमि तैयार किया है। लाल बाल पाल के बारे में आप लोगों को बता चुके हैं कि इन योग्य नेतृत्व जो नेता रहते हैं इनके नेतृत्व में ये जो है आंदोलन फला फूला है। तिलक जी जो है, जो स्टेटमेंट आपसे पूछता है कहीं भी, जब भी स्वतंत्रता आंदोलन या किसी चीज़ का पूछे, अगर आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर में भी पढ़ रहे हैं, किसी ऑथर का स्टेटमेंट हो गया, कोई लीडर मोदी जी का कुछ इस तरह का स्टेटमेंट हो गया जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए नहीं, जो देश हित में हो, जैसे इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड हो, कुछ उस तरह की जो इंटरनेशनल रिलेशन में इंक्लूड हो, तो वहाँ से उस चीज़ को उठा लीजिए। या तो मेंस पर्सपेक्टिव से भी वो काम आता है या फिर कहीं भी उस स्टेटमेंट से क्वेश्चन भी बनता है। अगर आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी करने वाले होंगे तो उस स्टेटमेंट को आप लोग आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे फिर क्योंकि स्टेटमेंट से चूंकि क्वेश्चन बनता है तो इस स्टेटमेंट को ध्यान रखिए कि
तिलक जी जो थे, बाल गंगाधर तिलक जी, वो मानते थे कि अच्छी विदेशी सरकार की अपेक्षा हीन स्वदेशी सरकार श्रेष्ठ है। बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं कि हमें विदेशों की अच्छी सरकार नहीं चाहिए, हमें हीन ही सही अपना सरकार चाहिए, स्वदेशी शासन चाहिए। ठीक है। तिलक ने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव को मनाना शुरू किया था। ठीक है। तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किनका है? बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा, स्वराज अथवा स्वशासन स्वधर्म के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा था कि स्वराज और स्वशासन जो है अपने धर्म के लिए आवश्यक है। स्वराज के बिना कोई सामाजिक सुधार हो ही नहीं सकता है, ना कोई औद्योगिक प्रगति होगी, ना कोई उपयोगी शिक्षा और न ही राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता। यही हम चाहते हैं, इसीलिए ईश्वर ने मुझे इस संसार में पैदा किया है। तो तिलक जी कहते हैं कि भगवान मुझे इस संसार में इसीलिए पैदा किए हैं क्योंकि स्वराज के बगैर कोई धर्म नहीं होगा, और जब तक स्वराज नहीं होगा तब तक हम अपनी इच्छा अनुसार ना तो जिंदगी जी सकते हैं, ना शिक्षा पा सकते हैं, ना औद्योगिक कार्य कर सकते हैं, ना वाणिज्यिक कार्य कर सकते हैं। इसलिए स्वराज या स्वशासन हमारा पहला धर्म होगा। ठीक है। अरविंद घोष जी, लाल बाल और पाल के अलावा अरविंद घोष जी जो हैं मेन लीडर हैं उग्रवादी दल के। इन्होंने कहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन श्वास है। जो पॉलिटिकल जो है स्वतंत्रता है, जो है किसी देश का, किसी राष्ट्र का जो है जीवन श्वास है। समझे? किसी राष्ट्र का जीवन श्वास जो है राजनीतिक स्वतंत्रता है। ये स्टेटमेंट किसने दिया? अरविंद घोष ने। यूपीपीएससी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से मतलब इसको ध्यान में रखिएगा। फिर इन्होंने कहा है कि बिना राजनीतिक स्वतंत्रता के सामाजिक शैक्षणिक सुधार, औद्योगिक प्रसार हो ही नहीं सकता है। एक जाति की नैतिक उन्नति आदि की बात सोचना तो मूर्खता की चरम सीमा है। तो अरविंद घोष जी भी सेम वही बात बोलते हैं कि किसी जाति कब होगा, कब आप जाति और बिरादरी में बढ़ के लड़िएगा, ये तो बात ही नहीं है। अगर राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है तो आपकी सामाजिक, शैक्षणिक किसी प्रकार की जो है विकास नहीं हो पाएगी। मानसिक एक जो स्वच्छ सोचने का जो तरीका है वो डेवलप नहीं होगा, तो किसी जाति विशेष का उन्नति क्या तो बात ही छोड़ दीजिए। ठीक है। तो ये सब जो स्टेटमेंट है इसमें याद रखिएगा, स्टेटमेंट से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। ये उग्रवादी जो नेता थे ये बहिष्कार आंदोलन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये अन्याय विनय से नहीं, ये सरकार पे अपना दबाव बनाकर, और दबाव बनाने के क्रम में ये बहिष्कार आंदोलन स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा आप कि आगे अपनी मांगों को मनवाने के लिए ये उदारवादियों के अनुनय विनय की जो नीति है उस पे काम ना करके उसे अस्वीकार करते हुए उग्रवादी राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा देते हैं। उदारवादी की जो अन्याय विनय की जो अन्याय विनय के द्वारा जो नीति रहती है, जिससे अंग्रेजों से मनवाने की कोशिश की जाती है उदारवादियों के द्वारा, उसे उग्रवादी जो है राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा देते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा है उत्तराखंड में कि राजनीतिक भिक्षावृत्ति से क्या तात्पर्य है, और ऑप्शन उसका था उदारवादियों द्वारा अन्याय विनय की पद्धति, उग्रवादियों द्वारा अन्याय विनय की पद्धति, और दो और ऑप्शन थे। तो इसको नरम दल या उदारवादियों द्वारा अनुनय विनय की पद्धति, करेक्ट आंसर इसका ये होगा। तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षा वृत्ति नहीं। हम आत्मनिर्भर होना चाह रहे हैं, हमें भिक्षा में कुछ चीज नहीं चाहिए, हमारे देश में ही हमें भिक्षा नहीं चाहिए। बिपिन चंद्र पाल जी ने कहा था, यदि सरकार मेरे पास आकर कहे कि स्वराज ले लो तो मैं उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए कहूंगा कि मैं उस वस्तु को स्वीकार नहीं कर सकता जिसको प्राप्त करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। तो बिपिन चंद्र पाल जी का बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि ये कहते हैं कि अगर सरकार मुझे आकर भीख के तौर पर दे दे कि लो तुम्हें आज़ादी दे दिया,
तो मैं ये चीज़ नहीं लूँगा, क्योंकि जिस चीज़ का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, मैं हक से लड़ के तुम्हारा सामना करके आज़ादी लूँगा, और तभी मैं आज़ादी लूँगा। ठीक है। इन नेताओं ने विदेशी माल का बहिष्कार करके स्वदेशी माल को अंगीकार कर राष्ट्रीय शिक्षा एवं सत्याग्रह पर बल दिया। उदारवादी नेता जो है स्वदेशी आंदोलन एवं बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। जो उदारवादी नेता थे, जब देखते हैं कि उग्रवादी जो नेता लोग हैं वो बहिष्कार करते हैं, स्कूल कॉलेज बंद कराते हैं, विदेशी कपड़ों को जलाना स्टार्ट करते हैं, जो फॉरेनर से मतलब पश्चिमी कल्चर से रिलेटेड जो जो चीज़ें थी उसको यूज नहीं कर रहे थे, तो ये चीज़ उदारवादियों को अच्छा नहीं लग रहा था। इनका कहना था कि ऐसे किसी चीज़ को तहस नहस करके हम अपनी बातें नहीं मनवा सकते हैं। तो ये देखिएगा कि जो उदारवादी हैं ये चाहते थे कि इस क्रम में ये जो आंदोलन है, बहिष्कार आंदोलन, ये सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रहे, लेकिन उग्रवादी इसे पूरे देश में फैलाना चाहते हैं, इसे जन आंदोलन के तौर पे बनाना चाह रहे थे। इनके बहिष्कार आंदोलन की तुलना गांधी जी के असहयोग आंदोलन से की जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन से पहले कौन सी आंदोलन थी जिसमें जो है असहयोग आंदोलन की छाप देखने को मिलती है? तो बहिष्कार आंदोलन। बार बार क्वेश्चन पूछा है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। ये बहिष्कार आंदोलन असहयोग आंदोलन और शांतिपूर्ण प्रतिरोध तक ले जाना चाहते थे। केवल विदेशी कपड़ों का बहिष्कार ही नहीं, अपितु सरकारी स्कूल, अदालत, उपाधि, सरकारी नौकरियों का भी बहिष्कार इसमें शामिल था। सिर्फ कपड़ों तक की ही नहीं, अदालत, कॉलेज जो है, सबका बहिष्कार इसमें शामिल था। मुख्य घटनाएं उस टाइम क्या क्या हुई? जब हम लोग 1905 से 1915 पढ़ेंगे, उसमें मुख्य घटनाएं क्या क्या रही थी। तो 1905 में जो है बंगाल विभाजन इसकी मुख्य घटना रही थी, जिसका बड़े पैमाने पर कड़ा विरोध किया गया, बहिष्कार और प्रदर्शन हुए, और तिलक जैसे नेताओं ने मजबूत विरोध की वकालत की। 1905 का आप बंगाल विभाजन देखिएगा, इस टाइम के इम्पोर्टेंट घटना है, और उसके स्वरूप में बंगाल विभाजन के लिए प्रस्ताव आता है, तो उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछा गया है कि किसके संदर्भ में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है, या किस के कारण स्वरूप या परिणाम स्वरूप स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है 1905 का बंगाल विभाजन। तो देखिएगा आप लोग कि स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 से 8 तक चलता है, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और भारत द्वारा निर्मित उत्पादों का बढ़ावा देने का आह्वान किया जाता है। चरमपंथी जो है सार्वजनिक रैली, हड़ताल, विरोध प्रदर्शन आदि आयोजित करते हैं। परिणाम स्वरूप अक्सर ब्रिटिश अधिकारियों के साथ झड़प हो जाती थी। जब जो उग्रवादी चरमपंथी नेता थे, ये जगह जगह रैली कराते थे, सभाएं बुलाते थे और विरोध प्रदर्शन करते थे, हड़ताल करते थे। इस क्रम में ब्रिटिशर्स अधिकारियों से इनकी झड़प हो जाती है। गुप्त समाज और सशस्त्र प्रतिरोध की विशेषता वाले क्रांतिकारी आंदोलन जो है इस चरण के दौरान गति पकड़ती है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में जानेंगे। अच्छा, फिर देखेंगे हम लोग कि क्या परिणाम रहा है। तो इस जो उग्रवादी चरण रहा था, उसके जो क्या परिणाम हुआ था, तो इसमें जो है चरमपंथी चरण में अधिक आक्रामक और मुखर दृष्टिकोण देखा गया। इस जो उग्रवादी चरण था, उसमें आप देखिएगा कि जो लाल बालपाल हैं बहुत मुखर होकर के सामने आते हैं और बहुत ही आक्रामक उनका स्वरूप देखने को मिलता है, जिससे जनता के बीच उनकी प्रतिनिधित्व और बढ़ती और स्वतंत्रता संग्राम में जो है जन जागरूकता होती है, और जनता की भागीदारी, युवाओं की भागीदारी बहुत भारी मात्रा में देखने को मिलती है। ये जो है सीधे पहली बार ब्रिटिश शासकों से टकराव, याचिका के बदले टकराव देखने में मिलता है। ये तर्क वितर्क करते थे, ये ब्रिटिशर्स अधिकारियों से तर्क करते थे, क्वेश्चन पूछते थे। जब
चरमपंथी ने राष्ट्रवादी उत्साह बढ़ाया तो जनता को संगठित किया और इससे अंग्रेजों का दमन भी बढ़ गया। कई नेताओं को जेल में डाला गया। जब चरमपंथी हौसला धीरे धीरे बुलंद होता गया, हड़ताल करते गए, रैलियां करते गए, लोग जुड़ते गए एक दूसरे से, तो इस क्रम में आप देखिएगा कि अंग्रेजों के मन में एक डर भय जो है आ जाती है और बहुत सारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाला जाता था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चरमपंथी चरण ने जनता का समर्थन जुटाने और बाद में गांधीवादी चरण के लिए आधार तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये जो चरमपंथी चरण है ये एक जन आंदोलन के रूप में विस्तृत क्षेत्र को कवर करता है और आप देखिएगा कि गांधीवादी चरण की पृष्ठभूमि तैयार करती है। तो कहीं ना कहीं गांधी जी का असहयोग आंदोलन आप देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सब में इसकी छाप आपको देखने को मिलेगी। इसमें आप देखिएगा कि आधार जिसने स्वतंत्रता जो संग्राम है या स्वतंत्रता प्राप्ति करने के साधन में अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन पर जोर पकड़ता है। जब हम लोग गांधी जी को पढ़ेंगे तो उनके आंदोलन में सविनय, असहयोग, खेड़ा, अहमदाबाद, चंपारण सारे आंदोलन को पढ़ेंगे और देखेंगे तब। देखिए बिल्कुल ब्लर हो गया है पिक्चर, शायद क्वालिटी अच्छी नहीं है। ये सूरत विभाजन जो 1907 में होता है उसकी तस्वीर है। अब हम लोग देखेंगे कांग्रेस का जो है सूरत विभाजन। एक क्वेश्चन ही बार बार पूछता है, कौन से अधिवेशन के द्वारा कांग्रेस में सूरत कौन सा अधिवेशन के द्वारा कांग्रेस के दो गुटों में जो है अलग अलग दो गुट बंटते हैं। तो 1907 का सूरत अधिवेशन। तो सन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है सूरत में होता है, ठीक है, जिसमें दो दलों में कांग्रेस बट जाता है, गरम दल और नरम दल, जिसे सूरत अधिवेशन या सूरत विभाजन का नाम दिया जाता है। 1907 का जो अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? रास बिहारी घोष जी करते हैं। यहाँ पे तो हम लोग आगे देखेंगे कि जो 1907 का कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ है, जो दो गुटों में पार्टियां बट गई हैं, इसकी जो पृष्ठभूमि तैयार होती है 1905 के बनारस अधिवेशन में ही तैयार हो जाती है, जब इसकी अध्यक्षता जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी करते हैं। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जी जब अध्यक्षता करते हैं तो इसकी जो है पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। तो बाल गंगाधर तिलक ने उदारवादियों की याचिका और याचना की नीति जो है कड़ा विरोध करते थे। उनका मानना था कि स्वदेशी आंदोलन का विस्तार पूरे देश में किया जाए और सभी वर्गों को शामिलित कर इस आंदोलन को जो है राष्ट्रव्यापी बनाया जाए। तो 1905 के बनारस अधिवेशन में जो है सूरत विभाजन है उसकी पृष्ठभूमि तैयार की जाती है। जो 1905 का बनारस का अधिवेशन है उसके जो है अध्यक्ष रहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है, तो इस अधिवेशन के अंतर्गत ये कहा जाता है कि जो स्वदेशी आंदोलन है, बंगाल विभाजन के उपरांत जो स्वदेशी आंदोलन आता है उसमें क्या करने के लिए ये लोग बोलते हैं नरमपंथी कि जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन है उसको सिर्फ हम लोग बंगाल तक ही सीमित रखेंगे। जबकि जो उग्रवादी, जो उग्र विचारधारा के नेता लोग थे, उनका मानना था कि नहीं, इस तरह का जो आंदोलन है पूरे राष्ट्र व्यापी होना चाहिए, जन जागरूकता बढ़नी चाहिए, जन भागीदारी इसमें बढ़नी चाहिए। इसी बात को लेकर मतभेद हो रही है। और आप देखिएगा कि 1907 में सूरत में बहुत सारे पृष्ठभूमि कारण रहे थे, लेकिन एक कारण उनमें से ये भी रहा था। ठीक है, उग्रवादी चाहते थे कि उनके प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मान लिया जाए, परंतु उदारवादी संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करने पे तुले हुए थे। जब उग्रवादी जो है वो बहिष्कार आंदोलन के राष्ट्रव्यापी बनाने का जो प्रस्ताव लाते हैं, तब उदारवादी नेता इसका विरोध करते हैं और इसे संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत लाकर धीरे धीरे सोच समझ के इस पर रणनीति तैयार करके आगे बढ़ाते हुए इसको पालन करने का सोच रहे थे। लेकिन उग्रवादियों में उत्साह था, इसलिए ये चाहते थे कि जल्द से जल्द ये लागू हो और दोनों में मतभेद हो जाता है। इसका मध्य मार्ग निकालते हुए कांग्रेस ने स्वदेशी आंदोलन के समर्थन को तो स्वीकार कर लिया, जिससे विभाजन को कुछ समय तक टाला गया।
1905 में ही जब हुआ था, अगर जो बहिष्कार स्वदेशी आंदोलन को स्वीकार कांग्रेस नहीं करती तो 5 में ही गरम दल और नरम दल दो गुटों में बट जाता। लेकिन स्वदेशी आंदोलन को स्वीकार किया गया, लेकिन उसका जो लिमिट है वो बंगाल तक रख दिया गया। तो आप देखिएगा कि तब तक के लिए दलों का जो बंटवारा है वो रोक दिया गया था। बीच का हल निकालते हुए फिर दिसंबर 1906 में जो है अध्यक्ष पद पर, आप देखिएगा, फिर दिसंबर 1906 में अध्यक्ष पद को लेकर कलकत्ता अधिवेशन में फिर से मतभेद आता है। उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक जी को बनाना चाह रहे थे, जबकि उग्रवादी जो नेता थे वो लाला लाजपत राय जी और बाल गंगाधर तिलक जी को अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे उस अधिवेशन का। लेकिन जो उदारवादी थे वो डॉक्टर रास बिहारी घोष के नाम का प्रस्ताव लेकर आ गए। अंत में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया और इस विवाद को शांत किया गया। जो 1906 का कांग्रेस अधिवेशन था उनमें दो नरमपंथी चाह रहे थे कि जो है रास बिहारी घोष जी बने अध्यक्ष, और गरम दल वाले चाह रहे थे कि लाला लाजपत जी या बाल गंगाधर तिलक जी बने। लेकिन मतभेद के कारण दोनों में से किसी को ना बना करके तीसरे रूप में दादा भाई नौरोजी जी को अध्यक्ष बनाया जाता है और विवाद को शांत किया जाता है। जो 1906 का अधिवेशन होता है उसमें कांग्रेस में प्रथम बार स्वराज की बात कही जाती है और इस अधिवेशन से गरम पंथियों की लोकप्रियता बढ़ गई। नरम पंथियों की लोकप्रियता में कमी आती है और उग्रवादी 1907 का अधिवेशन जो नागपुर होता है वहां आयोजित कराना चाहते थे। जो 1907 का अधिवेशन है नागपुर में आयोजित कराने का प्रस्ताव उग्रवादी रखते हैं, लेकिन फिर यहाँ मतभेद होता है और सूरत में अधिवेशन होता है। फिर 1907 का जो अधिवेशन रहता है उसमें फिर से उग्रवादी मतलब उग्र दल के नेता जो चाहते थे कि तिलक या लाला लाजपत राय जी को अध्यक्ष बनाया जाए, परंतु जो नरम दल के नेता थे वो चाहते थे कि इसे सूरत में लाया जाए और स्थानीय नेता को अध्यक्ष बनाने से इनकार कर दिया। साथ ही उदारवादियों ने स्वदेशी आंदोलन जो है वापस लेने की वकालत शुरू कर दी। उन्होंने रास बिहारी घोष जी को जो है अध्यक्ष बना दिया। फिर अध्यक्ष पद को लेकर के मनमुटाव हुआ और यहीं पे कांग्रेस में विभाजन आता है। गरमपंथी नेता बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेज जो है गिरफ्तार करके मांडले जेल भेज देते हैं। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक जी को गिरफ्तार कर कहाँ पे भेजा गया था, तो कहाँ पे, बर्मा के मांडले जेल में भेजा गया था, जिससे उग्रवादी आंदोलन कुछ समय के लिए कमजोर पड़ जाता है। और फिर आप देखिएगा कि 1914 में बाल गंगाधर तिलक जी जेल से वापस आते हैं और आगे होम रूल आंदोलन आदि आपको देखने को मिलेगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जो हम लोग को जानने चाहिए। अरविंद घोष जी जो हैं एक एक बुक आता है जिसका नाम न्यू लैम्प फॉर ओल्ड है। तो बार बार पूछता है कि न्यू लैम्प फॉर ओल्ड जो है इसका संबंध किससे है? अरविंद घोष जी से। ठीक है। मराठा और केसरी का संबंध जो है बाल गंगाधर तिलक जी से है। इनसे रिलेटेड कुछ बुक्स, गणेश उत्सव, शिवाजी और गणेश उत्सव जो है, ये आगे हम लोग उत्सव पढ़ेंगे तो है।
महाराष्ट्र में तिलक जी, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और एक है न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, इनका है, एक लाला लाजपत जी का है पंजाबी। ये पुस्तक है, पत्रिका, कुछ पुस्तक और पत्रिका है जिससे बार बार क्वेश्चन आता है। एक बिपिन चंद्रपाल जी से भी है संबंधित, न्यू इंडिया। तो बार बार पूछता है कि न्यू इंडिया का संबंध किन से है, कौन से उग्रवादी दल के नेता से है या किन से है, विपिन चंद्र पाल जी से। रिपीटेड क्वेश्चन है। पंजाबी लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र में गणेश और शिवाजी महोत्सव मनाने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक जी को। तिलक जी का पत्र जो है मराठा और केसरी रहता है, ठीक है। अरविंद घोष जी का जो है पत्रिका न्यू लैम्प फॉर ओल्ड है। ये 4-5 पॉइंट है जो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर आज की क्लास में इतना ही। आज इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रांतिकारी गतिविधियां, और उसके बाद हम लोग सीधे जाएंगे गांधी युग में। तो गांधी जी को हम लोग पढ़ेंगे भारत में आगमन से लेकर 1947 तक इनके क्या क्या कार्य रहे थे, रचनात्मक, सुधारात्मक, असहयोग, खेड़ा, अहमदाबाद, चंपारण, भारत छोड़ो, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद हम लोग कैबिनेट मिशन से लेकर के बेवेल योजना तक की यात्रा सफर करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।